नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे हैं ओपीडी पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। तो आज जो है अपना टॉपिक जो है वो है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी का आज पार्ट है फोर्थ। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। देखो, कल जो है वो अपन ने जो देखा था वो डीएनए के देखा था। डीएनए के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं या डीएनए के अंदर किस किस से बना हुआ होता है, जिसमें अपन ने देखा कि डीएनए जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो होता है फॉस्फोरिक एसिड, दूसरी होती है पेंटो शुगर, एंड थर्ड जो है वो होते हैं नाइट्रोजनस बेस, जिनको दो भागों में बांटा था, प्यूरिन एंड पिरामिडिन। प्यूरिन के अंदर अपन ने देखे थे कि प्यूरिन जो है उसकी स्पेलिंग छोटी है, तो उसमें आते हैं कौन से, ए और जी। ठीक है, यानी एडिनिन और ग्वानिन जो है वो इसके आते थे। फिर आते हैं पिरामिडिन, जिसके अंदर आते थे अपने साइटोसिन और थाइमिन आते थे। ठीक है, और यूरेसिल आता है, वो किसमें आता है, आरएनए के अंदर आता है। ठीक है, तो चलते हैं। आज जो है अपना जो रहेगा वो है रेप्लिकेशन कैसे होता है डीएनए के अंदर, यानी डीएनए जो है वो अपनी कॉपी कैसे करते हैं। जैसे अपन ने जो विभाजन पढ़ा था, ठीक है, तो विभाजन के अंदर अपन ने देखा था कि जो समसूत्री विभाजन हो या अर्धसूत्री विभाजन हो, इनके अंदर सबसे पहले जो इंटरफेज फेज होती है, उनके अंदर एस फेज के अंदर डीएनए क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, यानी डीएनए की कॉपी होती है। तो डीएनए की कॉपी कैसे होती है, ठीक है, अपनी प्रतिकृति कैसे करता है, इसके बारे में आज देखेंगे और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के इसके अंदर देखा जाए तो डीएनए के अंदर जो है डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको बोला जाता है डीएनए प्रतिकृति। डीएनए प्रतिकृति कहा जाता है। अच्छा, डीएनए प्रतिकृति जो होती है वो होती है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होती है। कौन सी होती है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जिसको बोलते हैं अर्ध संरक्षित विधि द्वारा। अर्ध संरक्षित विधि क्या होती है, सपोज मान लो अपने पास में एक डीएनए है, जिसमें से एक जो रहता है वो कौन सा रहेगा, 3N। ठीक है, तो ये 3N है, तो इसका यहाँ पे कौन सा होगा, 5N। तो ये कौन सा होगा, 3N, तो ये इसका 5N होगा। ठीक है, डीएनए प्रतिकृति इनके अंदर जो डीएनए जो है उनका सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड का अंदर क्या है कि आप अगर देखोगे तो ये इस तरह से बनता है। यानी आधा जो होता है वो तो कैसा होता है, जो रेड वाला है वो कैसा होता है, पुराना होता है, पुराना। ठीक है, और जो ब्लू वाला जो है वो अगर देखें तो ये कैसा होता है, नया होता है। ठीक है, तो आधा अर्ध, आधा सुरक्षित रहता है, कंजर्वेटिव रहता है। कैसा रहता है, कंजर्वेटिव रहता है। तो डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन होता है वो कौन सा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। ठीक है, तो डीएनए के अंदर किसके के द्वारा होता है, सेमी कंजर्वेटिव, जिसमें आधा जो एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है वो पुरानी होती है, और एक जो होती है उस पर क्या बनती है, नहीं बनती है। ठीक है, जिसमें एक पॉली न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला पुरानी होती है एवं एक नई बनती है। ठीक है, तो
दो जो अपने पास में डीएनए की कॉपी हुई है, एक डीएनए से दो डीएनए बने हैं, जिसके अंदर एक जो होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन जो होती है वो पुरानी होती है, और एक जो होती है वो क्या होती है, नई वाली होती है। ठीक है, तो ये है डीएनए के जो है रेप्लिकेशन जो है वो इस तरह से होता है। फिर अगर देखा जाए कि डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से होता है, देखो हमेशा डीएनए का रेप्लिकेशन 5 to 3 प्राइम की तरफ चलता है। किस तरफ चलता है, 5 से 3 प्राइम की ओर चलता है, यानी हमेशा जो बनेगा वो क्या बनेगा, 5 से 3 की तरफ बनेगा। कैसे बनेगा, सपोज मान लो ये अपने पास में डीएनए, ठीक है, डीएनए को पहले अनवाइंड किया जाता है। क्या किया जाता है, डीएनए को अनवाइंड किया जाता है। अनवाइंड करने के अंदर हेलिकेज एंजाइम जो होता है वो उपयोग में आता है। ठीक है, हेलिकेज क्या करता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये जीप की तरह खुलता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं इनके बीच में यहाँ से ब्रेक होते हैं। ठीक है, और ब्रेक होने के कारण जो होते हैं ये कैसा हो जाता है, खुल जाता है, और इसलिए इसको बोला जाता है, एक फॉर्क की तरह है, इसलिए इसको बोला जाता है डीएनए फॉर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डीएनए फॉर्क बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डीएनए फॉर्क बोला जाता है। सपोज ये है 3 प्राइम, ये कैसा होगा 5 प्राइम, ये कैसा होगा, ये सामने वाला 3 प्राइम है, तो ये कौन सा होगा 5 प्राइम। मैंने अभी कहा डीएनए पे जो नया डीएनए बनता है उसकी दिशा हमेशा 5 से 3 प्राइम की ओर होती है, की ओर होती है। यानी 5 से वो 3 की तरफ बनेगा। अब देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड जो इसके ब्रेकडाउन हो चुके हैं, जिनके बीच में हाइड्रोजन बंध टूट चुका है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से अपने को नजर आएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो बनेगा वो दूसरा नया, अगर सपोज मान लो यहाँ पे बनता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से, यहाँ पे जो नया बनता है ये वाला, ठीक है, तो ये 3 है, तो ये कौन सा होगा 5, और 5 से ये 3 की तरफ चलेगा, यानी जैसे खुलता रहेगा ये आगे से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। कौन सा बोला जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है, स्ट्रैंड बोला जाता है। ठीक है, जो कंटिन्यू रहता है, जो ब्रेकडाउन नहीं होता, यानी इसको सीधा चलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे 5 है तो इधर क्या होगा 3 होगा, तो इसका मतलब इसका 5 जो होगा वो या होगा, या ये ऐसे चलेगा, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे चलेगी। लेकिन देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये खुलता जाएगा ये आगे से आगे बढ़ता जाएगा, ये आगे से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको इस तरफ से जाना, तो जैसे खुलेगा वापस ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फ्रेगमेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, फ्रेगमेंट बनते हैं। ये कंटिन्यू नहीं होता, इसमें फ्रेगमेंट बनते हैं। आगे समझ में आ जाएगा कि ये फ्रेगमेंट किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंट बनते हैं इनको बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। कौन सा बोला जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट होगा। ठीक है, और ये फ्रेगमेंट में ये डिसकंटिन्यू होता है। ठीक है, और डिसकंटिन्यू होने की वजह से यहाँ पे ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका 5 है और इधर से ये 3 है, इसको बोला जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। कौन सा बोला जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। ठीक है, अग्रगामी ये और पश्चगामी। ठीक है, ये कैसा होता है, ये निरंतर होता वाला होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, जो खंडों में चलता है, खंडों में। ठीक है, वो निरंतर चलता है, और वो कैसा होता है, वो खंडों में चलता है। तो ये इस तरह से पहले अपने को याद रखना पड़ेगा कि भाई जो जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा उसके अंदर पहले सबसे पहले वो अनवाइंड होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, जो 5 से 3, ये जरूर याद रखना 5 से 3। अच्छा, 5 से 3 तो ये कहाँ होगा, ये 3 प्राइम की तरफ होगा।
क्योंकि इसके ऊपर जो नहीं बनेगी उस पे ये 5 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से 5, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, इस तरह से चलेगा, इस तरफ से। ठीक है, इसमें कैसा है, इसमें चलेगा, इस तरफ से चलेगा। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये थोड़ा सा टूटा हुआ खंडों में बंटता है। ठीक है, और खंडों में बंटने के कारण क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे कि खंडों में बंटने के कारण यहाँ पे बन जाते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ओकाजाकी। और ये खंडों में होता है। ठीक है, कंटिन्यू नहीं होता है, निरंतर वाला नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है इसको बोला जाता है लैगिंग स्टेम, और ये जो होता है इसको बोला जाता है लीडिंग स्टेम, अग्रगामी। अग्रगामी, इसको बोला जाता है पश्चगामी। ठीक, चलो, डीएनए रेप्लिकेशन 3 तरह से होगा, 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला होता है इनिशिएशन होता है इसका। ठीक है, फिर होता है इसका इलोंगेशन होता है, और फिर होता है इसका टर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो वही है, इनिशिएशन है, इनिशिएशन होता है, आरंभ होता है। ठीक है, दूसरा होता है इलोंगेशन होता है, यानी लंबाई बढ़ती है, दीर्घीकरण। फिर होता है टर्मिनेशन, इसको बोलते हैं अपन समापन। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, डीएनए के जो पूरा चल रहा है उसके अंदर जो डीएनए को पहले अनवाइंड किया जाता है, और अनवाइंड करने के लिए जो एंजाइम काम आता है उसको बोला जाता है हेलिकेज। ये क्या करता है, अनवाइंड करता है। क्या किया जाता है, इसको अनवाइंड, विकुंडलित करते हैं। उस कुंडलन को जो डीएनए इस तरह से है, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, ये खोल के इस तरह से बना देता है, ये अनवाइंड करता है। ठीक है, ये कैसा करता है, अनवाइंडिंग उसको कर देता है। ठीक है, फिर अनवाइंड होने के बाद में डीएनए फॉर्क बन जाता है। ये देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये डीएनए, ये लीडिंग स्टैंड है। तो लीडिंग स्टैंड मतलब क्या होगा, ये 3 वाला होगा, और ये स्टैंड कौन सा होगा 5 वाला। ये कौन सा है, लेगिंग स्टैंड है, तो ये 5 वाला, ये कौन सा है, 3 वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो होगा, जब डीएनए के जो खंड बन जाएंगे, तो उससे पहले आप देखोगे कि ये जैसे हैं, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे है, तो डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है। क्या नाम होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, एक आता है हेलिकेज आता है। ठीक है, और डीएनए एक होता है आरएनए प्राइमर होता है। क्या होता है, आरएनए प्राइमर। अच्छा, सबसे पहले आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। देखो, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड लाने का कार्य करेगा, लेकिन शुरुआत में वो न्यूक्लियोटाइड नहीं ले पाता है, यानी इनिशिएशन का काम, शुरुआत करने का काम, आरंभ करने का काम, या जो है उसको शुरुआत करने का कार्य जो होगा वो किससे किया जाएगा, वो आरएनए प्राइमर से किया जाएगा। क्या किया जाएगा, आरएनए प्राइमर से किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे, तो सबसे पहले जो होता है यहाँ पे ये स्टैंड जो लगा हुआ है, ये जो कहलाता है, इसको बोला जाता है आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर। तो सबसे पहले आरएनए प्राइमर जुड़ता है। आरएनए प्राइमर जुड़ने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो ग्रीन कलर के हैं, ये न्यूक्लियोटाइड लाने का काम फिर काम करेगा कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आरएनए प्राइमर जुड़ा। अच्छा, अब देखो, मैंने आपको बताया था कि लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड दोनों में फर्क है। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है वो समझना, कि देखो यहां से जब न्यूक्लियोटाइड आते रहेंगे तो यहां से जुड़ते जाएंगे, यहाँ पे ये जुड़ते जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स वही, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जुड़ते रहेंगे। अब ये तो चल रहा है, वो कैसा चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। क्या चल रहा है, कंटिन्यू। जैसे सपोज मान लो यहां से सबसे पहले खुला होगा, तो एक प्राइमर यहाँ पे लगा। ठीक है, एक प्राइमर यहाँ पे लगा, तो फिर ये 5 इधर एंड है, और 5 से ये 3 तक चला, मतलब यहाँ तक पूरा हुआ। फिर और खुला,
फिर एक और प्राइमर की जरूरत पड़ी, फिर यहां से ये इतना बना, फिर और खुला, फिर एक और प्राइमर की जरूरत पड़ी। तो इसमें बहुत सारे प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, किसके अंदर, लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर, क्योंकि शुरुआत करने का तो कार्य वही करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे इतना खुला ये, तो यहां तक जो होगा वो अपने एक प्राइमर से काम हो गया, इस तरफ से 5 से 3 की तरफ। अब ये सपोज मान लो और खुला, ठीक है, अगर सपोज मान लो इतना खुला, जैसे ये प्राइमर पहले लगा हुआ था, ये प्राइमर पहले लगा हुआ था, अब इसको यहां लगाना पड़ेगा, तो दो प्राइमर की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, तो दो प्राइमर जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो और खुलेगा और प्राइमर की, जो अब ये सपोज मान लो यहाँ पे और खुलेगा तो एक और प्राइमर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी, आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत जो होती है, इनिशिएशन करने में सबसे पहला योगदान किसका होता है, आरएनए प्राइमर का होता है। अच्छा, उससे भी पहले इसको अनवाइंड करने का काम कौन करता है, हेलिकेज करता है। तो सबसे पहले तो जो जो हेलिकेज जो है, जो कुंडलित डीएनए है, डिकुंडलित डीएनए है, उसको ये खोलेगा और क्या बनाएगा, दोनों स्ट्रैंड को पैरेलल करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में उनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड को भी क्या करेगा, तोड़ता जाएगा। कौन, तो ये अनवाइंडिंग करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, ये ब्रेक करता है। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद में ये जो होगा, दोनों न्यूक्लियोटाइड जो होंगे, वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है वो खुल जाएगी। ठीक है, फिर वही लैगिंग स्ट्रैंड होगा एक इसमें, और एक क्या होगा इसमें, लीडिंग स्ट्रैंड होगा। लीडिंग स्ट्रैंड में केवल एक प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी, वो सबसे पहले प्राइमर यहाँ पे जुड़ेगा, जो इसके ही पूरक क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस इसके ऊपर होते हैं। सपोज मान लो यहाँ पे ए था, तो इधर क्या होगा, ये यहाँ पे सॉरी सी था, तो इधर क्या होगा, जी होगा। इधर टी था, ठीक है, तो इधर क्या होगा, ए होगा। इधर जी था, तो इधर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो ये प्राइमर का टुकड़ा है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होगा, ये प्राइमर क्या बने हुए रहते हैं, नहीं, ये प्राइमर जैसे डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है, प्राइमर वहां से रिमूव हो जाते हैं और वापस डीएनए पॉलीमरेज जो होगा, उस जो टुकड़े हुए इस जगह को भरने का कार्य करेंगे। ये डीएनए जो पॉलीमरेज है वापस इसको भरने का कार्य करेगा। अच्छा, भरने के बाद में एक एंजाइम जो होता है वो इनको जोड़ने का कार्य करेगा, जिसको बोला जाता है डीएनए लाइगेंड, जो क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ये जोड़ने का कार्य करता है, का कार्य करता है। ठीक है, तो ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें अगर देखें तो सबसे पहले जो है यहाँ पे ये 5 से 3 है, ये बिल्कुल ये कंटिन्यू वाला, तो ये प्राइमर लगा। ठीक है, इसमें देखो ये सपोज मान लो ये प्राइमर लगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे वापस ये प्राइमर लगा। ठीक है, ये प्राइमर लगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्राइमर लगा ये। ठीक है, बीच बीच में फिर रेड वाला, ये रेड वाला। ठीक है, तो ये ब्लू वाले जो है वो क्या है, प्राइमर है। इसमें केवल 5 लीडिंग वाले में एक ही जरूरत पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हेलिकेज आता है, हेलिकेज। ठीक है, जो क्या करता है, आगे चल के इन बॉन्ड को तोड़ता रहेगा, ये और खुलता जाएगा। ठीक है, फिर आता है कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज आता है, जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लाने का कार्य करेगा। ये इस तरह के न्यूक्लियोटाइड लेके आएंगे। ठीक है, ये टी नहीं है, न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे इस तरह से कर लो, ये न्यूक्लियोटाइड, इनको लाने का कार्य या जमाने का कार्य कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज करेगा। ठीक है, फिर ये जमते जाएंगे, फिर इनको जोड़ने का कार्य कौन करेगा, इनको आपस में जोड़ने का कार्य करेगा, वो कौन करेगा, लाइगेज करेगा। ठीक है, जोड़ने का कार्य करेगा, लाइगेज इनको जोड़ने का कार्य करेगा। ये न्यूक्लियोटाइड है। अब देखो इसके अंदर आपको और समझ में आ जाएगा।
पहला पहला स्टेप देखोगे, हेलिकेज अनवाइंड द पेरेंटल डबल हेलिक्स, यानी द्विकुंडलित डीएनए को क्या करता है, जो जनक वाला जनक डीएनए को विकुंडलित करता है, या सीधी सी भाषा में बोलेंगे तो उसको खोलता है। क्या करेगा, उसको खोलता है। कौन खोलता है, हेलिकेज। कौन खोलता है, हेलिकेज। ठीक है, हेलिकेज ने खोला इसको, तो ये चेन की तरह है, जीप की तरह है, ये खुल गया। अच्छा, इस पोर्शन को बोला जाता है डीएनए फॉर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, डीएनए फॉर्क बोला जाता है। ठीक है, अब अपने पास में दो स्टैंड आ गए, एक तो है 3 प्राइम वाला, एक है 5 प्राइम वाला। ठीक है, तो जो 3 प्राइम वाला है यहाँ पे, ये जो है इसके सामने यहाँ पे जो लगता है वो पहला क्या लगेगा, आरएनए प्राइमर लगेगा। अच्छा, जब तक आरएनए प्राइमर नहीं लगेगा तब तक आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो आरएनए प्राइमर से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है वो है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलिट द अनबाइंड पेरेंटल डीएनए। अच्छा, ये क्या करता है, ये सिंगल जो है एसएसबी, ठीक है, एसएसबी सिंगल बाइंडिंग सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन क्या करता है, जो अनबाइंड है, देखो अनबाइंड है इसका मतलब क्या होगा कि एक पे जैसे ए है तो सामने वाले पे टी होगा, इधर जैसे सी है तो इधर कैसा होगा, जी होगा, इधर है जो है वो अपने पास में जी है तो क्या होगा, इधर सी होगा। तो ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो आपस में क्या नहीं हो, जुड़े नहीं। ठीक है, ये आपस में जुड़े नहीं, नहीं तो क्या होगा, जैसे खुलता जाएगा इधर से ये खुल रहा है, वापस ये बंद होता जाएगा। ठीक है, तो ये खुले नहीं, वापस सॉरी बंद नहीं हो। ठीक है, इसके लिए कौन काम करता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो इसकी स्टेबिलिटी कराता है, इसको अनवुंड करता है, यानी खुला का खुला रहता है। ठीक है, तीसरा जो है द लीडिंग स्ट्रैंड, जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है इज द सिंथेसाइज द कंटिन्यूज इन द 5 to 3 डायरेक्शन बाय द डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा और 5 से, ये 5 एंड है, इधर से होगा वो 3 एंड की तरफ, ये कंटिन्यू क्या करेगा, चलता जाएगा। कैसा होता जाएगा, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। फोर्थ में है, यानी ये लंबाई बढ़ रही है। दूसरा जो होता है वो फोर्थ जो है, ये कह रहा है कि द लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यू। लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यू होगा। ठीक है, देखो यहां से जब प्राइमर आया, ये प्राइमरेज आया, ठीक है, ये प्राइमर है, आरएनए प्राइमर है। ठीक है, इसको जोड़ने का काम ये एंजाइम करेगा, प्राइमेज करेगा। तो ये प्राइमर यहाँ पे जोड़ता है। अब ये यहाँ से यहाँ तक बनाएगा, क्योंकि ये इसका 5 एंड है और इधर जो है वो इसका 3 एंड है, ये रहा। ठीक है, तो ये इतना छोटा टुकड़ा बना। फिर आप देखोगे वापस ये और खुला, सबसे पहले ये इतना खुला होगा तो यहां से ये इतना बना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये खंड बन जाते हैं। इन खंडों को बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला जाता है। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट में बाइंडिंग मेड है। ठीक है, अब प्रीमरेज सिंथेसाइज द शॉर्ट पॉली आरएनए प्राइमर। जो प्रीमेज एंजाइम है वो एक छोटा सा टुकड़ा किसका बनाता है, आरएनए प्राइमर का बनाता है। आरएनए प्राइमर जो होगा वो कहां पे जुड़ेगा, वो यहाँ पे जुड़ता जाएगा। ठीक है, और वो ही इनिशिएट करेगा एंड एक्सटेंड बाय द डीएनए पॉलीमरेज, जो किससे बढ़ता है, आगे जो बढ़ेगा। एक बार ये प्राइमर जुड़ गया, उसके बाद में ये आगे किससे बढ़ता जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज का। यानी डीएनए पॉलीमरेज वो न्यूक्लियोटाइड को लाके, ये जो आपको दिख रहे हैं ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो लाने का कार्य जो है वो डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। लेकिन ये शुरुआत नहीं कर सकता, इसके लिए इसको किसकी जरूरत पड़ती है, एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है, आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। और आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस कौन करता है, प्रीमेज करता है। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर यहाँ पे जुड़ जाएगा और फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, कार्य करेगा टू फॉर्म द ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और क्या बन जाते हैं यहाँ पे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन जाते हैं। आपको लगेगा ये टुकड़े बन जाते हैं, ये टुकड़े बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने का कार्य कौन करता है, लाइगेज करता है। कौन करता है, लाइगेज करता है। आफ्टर द आरएनए प्राइमर इज रिप्लेस, आरएनए प्राइमर फिर जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन पूरा हो जाएगा तो प्राइमर यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, बाय डीएनए
and by another DNA polymerase not the shown the DNA ligase join the Okazaki fragment and the glue। अब सपोज मान लो ये टुकड़ा है, अब ये टुकड़ा यहाँ से हट जाएगा तो ये खाली जगह रहेगी, ठीक है। इन खाली जगह को वापस भरने का कार्य कौन करेगा, यहाँ पे भी इनको कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज करेगा। ये न्यूक्लियोटाइड तो वही लाएगा, तो वापस इसको भरने का कार्य वो करेगा, ठीक है। और जैसे ये भर गए फिर इनको जोड़ने का कार्य, जोड़ने का कार्य कौन करता है, ये डीएनए लाइगेज करता है। तो इस तरह से एक नई श्रृंखला जो है वो हम पुरानी वाली श्रृंखला पे या पुराने वाली चेन पे नई श्रृंखला बन जाती है। तो दो नई बन गई और दो पुरानी है, ठीक है। और एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए, दो डीएनए बन गए। तो इस तरह से ये डीएनए क्या होता है, जो है रेप्लिकेटर होता है, ठीक है। और कौन सा मेथड होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। अब डीएनए का महत्व क्या है, देखो डीएनए का महत्व आनुवंशिक पदार्थ है पहली बात तो, क्योंकि यही जो है सूचनाओं को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है, लेके जाता है, ठीक है। दूसरा है अन्य जैविक रासायनिक पदार्थों में मुख्यतः प्रोटीन के संश्लेषण का नियंत्रण करना। अच्छा, यही क्या करता है, प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रण करता है, क्योंकि इसके पास में ही इंफॉर्मेशन होती है कि बॉडी के अंदर कौन से टाइप के प्रोटीन को बनाना है, क्योंकि यही क्या करेगा, आगे चल के एमआरएनए को फॉर्म करेगा, और एमआरएनए जो होगा वो आगे चल के क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और किस तरह का एमआरएनए बनेगा, उस पे कोड क्या होंगे, वो डिसाइड कौन करता है, वो डीएनए करता है। और उस कोड के हिसाब से ही क्या बनते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो ये सारा डिसीजन कौन लेता है, डीएनए लेता है। इसलिए कहते हैं कि ये जैव रासायनिक पदार्थ मुख्य है, कि जो प्रोटीन संश्लेषण को अपने में नियंत्रण करना है। अच्छा, दूसरी बात, ये अपनी कॉपी को स्वयं करता है, क्या करता है, स्वयं कॉपी करता है, ठीक है। इसमें स्व प्रतिकृति या सेल्फ रेप्लिकेशन की क्या होती है, जो क्षमता होती है। डीएनए में नाइट्रोजन सारकों की जोड़ी का विशिष्ट क्रम जीन में प्रोटीन संश्लेषण हेतु एमआरएनए के रूप में सांकेतिक प्रेषित करता है। यानी डीएनए सबसे पहले क्या करेगा, एक एमआरएनए बनाता है जिसपे क्या होते हैं, कोड होते हैं। आरएनए है तो कोड होंगे उसके ऊपर, ठीक है। वो कौन से कोड आए, वो किसके किसके जरिए आए, वो डीएनए के जरिए आए। इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, जिसको अनुलेखन बोला जाता है, अनुलेखन बोला जाता है, ठीक है। अब यही आगे चल के जो एमआरएनए है वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन भी कैसा होता है, स्पेशल बनता है, ठीक है। यानी कौन सा एमआरएनए उसके हिसाब से ही वो क्या बनेगा, प्रोटीन बनता है। इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन, जिसको बोला जाता है अनुवाद। तथा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का निर्धारण करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का कौन किसने किया, डीएनए के। इस आधार पर प्रत्येक कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियाशील स्वरूप तय किससे होता है, वो डीएनए के जरिए होता है। डीएनए ने में अपनी प्रतिकृति या रेप्लिका बनाने का गुण पाया जाता है, यानी स्वयं अपने आप को ये डबल कर सकता है, वो भी सेमी कंजर्वेटिव मेथड से करता है। इसमें स्वयं द्विगुणन करने की क्षमता होती है। इसकी एक प्रतिकृति संतति कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के दौरान स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है। और इस प्रकार के विशिष्ट गुण आने से पीढ़ी में वंशागत होते हैं। अच्छा, इसी कारण तो क्या होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, वंशागत होते हैं, ठीक है। यानी एक जो बना उसकी कॉपी बन गई और एक को छोड़ दिया किसके पास में। अच्छा, बिल्कुल वो ही होगा, जैसे समझ मान लो अपने पास में यहाँ पे ए है, टी है, सी है, जी है, ठीक है। वापस ये आया, टी आया, इधर क्या होगा, ए होगा, टी होगा, ठीक है, सी होगा, जी होगा, ए होगा और टी होगा। अब बताओ इसके सामने जब ये दूसरा, जब इसको बनेंगे तो वही यहाँ पे ए है, टी है, सी है, जी है, ए है, टी है। तो इसके सामने जो नया वाला जो बनेगा, ये नया वाला बनेगा, इधर क्या होगा, ए होगा, टी होगा, सी होगा, जी होगा, ठीक है,
ए होगा टी होगा, तो देखो किसके जैसा बना, नीचे वाले के जैसा। तो बिल्कुल क्या होती है, इसकी कॉपी होती है, क्या होती है, कॉपी होती है। सेम दूसरा वाला बनेगा वो भी इसके जैसा ही बनेगा। डीएनए में उत्परिवर्तनशील होता है, उत्परिवर्तनशील यानी इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जो नाइट्रोजनस बेस थे उसमें चेंजेस आएंगे, तो सीधी सी बात है जब नाइट्रोजनस बेस में चेंजेस आएंगे तो क्या होगा, उससे बनने वाला एमआरएनए में चेंजेस आएगा। जब डीएनए में कोई चेंजेस आएगा तो एमआरएनए में भी चेंजेस आएगा। एमआरएनए में जब चेंजेस आएगा तो सीधी सी बात है बनने वाला प्रोटीन में भी चेंजेस आएगा, और प्रोटीन में चेंजेस आएगा तो उस शरीर के अंदर जो उसके लक्षण है उसके अंदर में भी परिवर्तन होगा कि वो जो प्रोटीन है वो क्या कार्य कर रहा था। ठीक है, उस हिसाब से तो उत्परिवर्तन होना, जिसके कारण जीवों के अंदर क्या आती है, विभिन्नता आती है, जीवों का क्या होता है, उद्विकास होता है, उसके लिए भी जिम्मेदार जो होता है वो कौन है, डीएनए। तो उत्परिवर्तनशील है, म्यूटेबल है। ठीक है, विशिष्ट परिस्थितियों में नाइट्रोजनस सारकों के क्रम में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे नाइट्रोजनस बेस में क्या होगा, ए सी टी, इनके अनुक्रम में कोई चेंज हो गया, तो अनुक्रम में चेंज हो गया तो आगे बनने वाला एमआरएनए में चेंज हो जाएगा। स्पष्ट है कि ये परिवर्तन प्रतिकृतिकरण के दौरान डीएनए में के नए बनने वाले सूत्रण में एमआरएनए का निर्माण को प्रभावित करता है। जैसे अभी बताया कि डीएनए के जब प्रतिकृति के अंदर कोई चेंज आया, उनके क्रम में कोई चेंज हुआ, तो उससे बनने वाला जो एमआरएनए होगा उसमें भी बदलाव आएगा। अर्थात क्या आएगी, उसमें विभिन्नता आएगी। और जो किसको बताती है, उद्विकास को बताती है, यानी इवोल्यूशन को बताती है, यानी नई जातियों को जो बनना जो होता है वो इसी के कारण होता है। तो नई जातियां जो बनती है उसके लिए कच्चा माल जो रॉ मटेरियल के रूप में वो कौन होता है, डीएनए होता है। ठीक है, विभिन्न डीएनए के सारकों का क्रम, न्यूक्लियोटाइड की संख्या जिसमें डीएनए का सूत्र बना हुआ होता है विशिष्ट प्रदर्शित होता है। यानी विभिन्न जातियां जो होगी, ठीक है, विभिन्न डीएनए में सारकों का न्यूक्लियोक्रम जो होगा वो कैसा होगा, अलग 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 होगा, वो अलग अलग जातियों के अंदर अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये डीएनए जो होता है उसके ये महत्व, आनुवंशिक पदार्थ है। दूसरा होता है उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर एक फिक्स जो होता है प्रोटीन बनाने में होता है। दूसरी होती है इसमें 100 प्रतिकृति की क्या होती है, क्षमता होती है। अब है आरएनए। आरएनए क्या है, देखो आरएनए जो है वो किसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल का भी कार्य करता है। ठीक है, आरएनए जो होता है वो प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है, और डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, बोला जाता है अनुलेखन बोला जाता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में तथा केंद्रिकाओं में ये पाया जाता है। और मेनली ये कहां पाया जाता है, केंद्रिका में, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पे पाया जाता है, पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, राइबोसोम में पाया जाता है। उसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर इसका खुद का डीएनए भी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर। कुछ पादप वायरस जैसे टीएमवी में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है, तो कुछ एक में ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी क्या करता है, कार्य करता है। 3 घटकों से इसका रासायनिक संगठन अगर देखा जाए तो सेम जैसे डीएनए है उसी तरह से आरएनए होता है। ठीक है, यानी कुछ जो है वो फर्क मैंने आपको बताया था कि राइबोलोज जो पहली होती है शर्करा, इसके अंदर भी शर्करा है। कौन सी शर्करा, राइबोलोज शर्करा है। कौन सी शर्करा है, पेंटो शुगर है। ठीक है, पेंटो शर्करा होती है इसके अंदर। ठीक है, जिसके अंदर नंबर 2 कार्बन पे पर OH समूह पाया जाता है, OH समूह पाया जाता है। ठीक है, जो डीएनए में पाया नहीं जाता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, राइबोलोज जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। दूसरा होता है फॉस्फेट H3PO4, ये भी इसमें पाया जाता है, डीएनए में भी पाया जाता है। नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो नाइट्रोजन सार के 2 क्रम होते हैं, एक प्यूरिन होता है, एक पिरामिन होता है। ठीक है, अच्छा प्यूरिन में देखे तो मैंने आपको बताया था कौन पाया जाता है, ए और जी पाया जाता है। और पिरामिन में देखे तो सी, और यहाँ पे टी को रिप्लेस कौन करता है, यू करता है। तो यहाँ पे जो होता है वो यू जो है वो किस में पाया जाता है, वो आरएनए के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डीएनए की तो डीएनए में यू के रिप्लेस में, यू की जगह कौन होता है, वहां पे टी होता है। यू की जगह क्या होता है, यू का मतलब क्या है, एडिनिन की, सॉरी यूरेसिन की जगह थाइमिन होता है। ठीक है, ए का मतलब है एडिनिन, जी का मतलब है ग्वानिन,
सी का मतलब है साइटोसिन, यू का मतलब है यूरेसिल। ठीक है, तो यूरेसिल की जगह जो है डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है। आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो ये फर्क होता है। तो पहला फर्क तो आपको याद नजर आया है। ठीक है, दूसरा फर्क जो है वो याद नजर आया। तीसरा फर्क जो है वो क्या है कि भाई जो ये होता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की सिंगल चेन होती है जैसे, लेकिन डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, डबल हेलिक्स वाला होता है मोस्ट ऑफ। तो ये कैसा होता है, ये सिंगल हेलिक्स वाला होता है, यानी आपको आरएनए कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ए है, यू है, सी है, जी है, यू है, ए है। ठीक है, टी इसके अंदर नहीं आएगा, जी है, ए है, कई बार पुनरावृत्ति हो सकती है। ये जैसे ये आरएनए। ठीक है, अच्छा, आरएनए कई कई जगह पे क्या हो जाता है, कुंडलित भी हो सकता है, ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा द्वितीयक आरएनए, और इसको बोला जाता है प्राथमिक आरएनए। इसको क्या बोला जाएगा, प्राथमिक आरएनए। इसको क्या बोला जाएगा, द्वितीयक आरएनए। आरएनए की संरचना में न्यूक्लियोटाइड की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है, यानी सिंगल होता है। डीएनए कैसा होता है, डबल में होता है। आरएनए में न्यूक्लियोटाइड के स्थान पे राइबोटाइड होते हैं, कहा जाता है। भाई न्यूक्लियोटाइड को क्या बोला गया, राइबोटाइड भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, राइबोटाइड। ठीक है, प्रत्येक राइबोटाइड की संरचना में दो भाग कर सकते हैं, एक राइबोसाइड और दूसरा जो होता है वो फॉस्फेट। यानी ये जो कह रहा है कि राइबोटाइड जो है वो क्या है, राइबोटाइड्स, जिनको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, फर्क क्या है, राइबोटाइड में आपको पी मिलेगा, सुगर शर्करा मिलेगी। ठीक है, और नाइट्रोजिनस बेस मिलेगी। अगर ये तीनों है तब इसको बोला जाएगा राइबोटाइड। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये अगर दोनों है, एस और एन ही है, ये दोनों मिलते हैं, तब इसको बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है। ठीक है, और यू बोलेंगे इसमें आरएनए में बोला जाता है राइबोसाइड, राइबोसाइड। तो राइबोसाइड में कौन कौन होते हैं, सुगर, शर्करा, और कौन होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, नाइट्रोजन सारक होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन सारक ये दो है, तब बोला जाएगा इसको न्यूक्लियोसाइड बोला जाएगा या राइबोसाइड। ठीक है, तो ये जो कह रहा है अभी लास्ट वाली लाइन ये कह रही है कि राइबोसाइड प्लस इसके अंदर कौन आ गया, फॉस्फेट। ठीक है, तब इन दोनों को क्या बोला जाएगा, इन दोनों को राइबोटाइड बोला जाएगा। ठीक है, तो वही है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर आप देखोगे कि तीनों आएंगे। ठीक है, फॉस्फेट भी आएगा, सुगर भी आएगा, और नाइट्रोजिनस बेस भी आएगा। लेकिन अगर सुगर और नाइट्रोजिनस बेस है तब इसको बोला जाएगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ये इसमें फर्क होता है, राइबोसाइड और राइबोटाइड में। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा राइबोसाइड और राइबोटाइड क्या है। राइबोसाइड में फॉस्फोरीकरण के द्वारा होता है। राइबोसाइड अणु में 4 प्रकार के नाइट्रोजन सार, एक तो होता है एडिनोसिन जिसमें अंदर ए होता है, दूसरा होता है ग्वानोसिन, जी होता है, साइटिडीन जिसमें सी होता है, और यूरेडिन जिसके अंदर कौन होता है, यू। ठीक है, जो किससे जुड़े हुए होते हैं, राइबोसाइड में, यानी नाइट्रोजन सार से जुड़े हुए रहते हैं, एडिनोसिन। ठीक है, और ग्वानोसिन। ठीक है, साइटिडीन। ठीक है, और यूरिडीन। राइबोस शर्करा के अणु के साथ में जुड़ने से राइबोसाइड अणु बनता है। राइबोस शर्करा, राइबोस का शर्करा अणु के साथ में जुड़ने से क्या बनता है, राइबोसाइड बनता है। ठीक है, कौन जुड़ेगा, ये नाइट्रोजिनस सार जुड़ते हैं तब। तो नाइट्रोजिनस सार जो होते हैं वो राइबो शुगर से जुड़ते हैं, तो क्या बनता है, राइबोसाइड बनता है।
नेक्स्ट है, इस प्रकार के आरएनए पॉलीराइबोटाइड श्रृंखला में 4 प्रकार के राइबोटाइड इकाई होती है, एएमपी, जीएमपी, सीएमपी और यूएमपी। एडिनो मोनोफॉस्फेट, ठीक है, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट और यूरासिल मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के क्या होते हैं जिसमें फॉस्फेट समूह से ये जुड़े हुए रहते हैं। डीएनए की तरह फॉस्फेट एवं शर्करा अणुओं के मध्य वो कौन सा बंध होता है, एस्टर बंध होता है, वही, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। और हाइड्रोजन बंध क्योंकि ये द्विकुंडलित होते नहीं है तो हाइड्रोजन बंध इसमें नहीं होते। आरएनए की भौतिक संरचना, आरएनए अशाखित होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एकल स्ट्रैंड युक्त होता है, एकल एक श्रृंखला वाला होता है, किंतु ये प्राय पीछे की ओर मुड़ के स्वयं को हेलिक्स में बना देता है। जैसे बताया था पीछे की ओर ऐसे मुड़ के ये हेलिक्स बना देता है, ऐसे ये कुंडलित हो गया यहाँ पे ये, ठीक है, ये हेलिक्स बन गया। कुंडलित भाग डीएनए का द्वितीय आरएनए कहलाता है, वो अकुंडलित भाग जो है वो प्राथमिक संरचना कहलाती है। तो ये इसकी प्राथमिक संरचना है, ये इसकी द्वितीय संरचना है। आरएनए की संरचना कुंडलन सहित आरएनए का अणु बनते समय एडेनिन यूरेसिल के साथ में, ठीक है, साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन के साथ में, यानी ये कह रहा है कि ए जो होता है वो हमेशा द्विबंध से किसके, यू के साथ में, और सी जो होता है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, सॉरी ये जी के साथ में जुड़ता है, ठीक है, ये बॉन्ड बनते हैं अगर वो कैसा होगा, कुंडलित होता है तो। आया संरचना, आरएनए की संरचना कुंडलन सहित आरएनए के अणु बनते समय एडेनिन यूरेसिल के साथ में जुड़ेगा, साइटोसिन ग्वानिन के साथ में क्रमशः द्विबंध एवं त्रिबंध के साथ में जुड़ता है। अकुंडलित क्षेत्र में पूरक सार नहीं होते। अकुंडलित में क्या होगा, जैसे ये ए है तो बस सामने तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई पूरक सार नहीं होते हैं। अतः आरएनए अणु डीएनए के समान प्यूरिन एवं पिरामिडिन की मात्रा समान नहीं होती, ये बात भी इंपोर्टेंट है। तो देखो उसमें तो क्या होगा कि जितना ए होगा उतना ही उसमें टी होगा, क्योंकि दोनों श्रृंखला साथ साथ में चलती है, जितना सी होगा उतना ही जी होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो ज्यादा है, सी जो है वो कम भी हो सकते हैं, इनका अनुपात क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, इनकी मात्रा जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। आरएनए के प्रकार को कार्य के आधार पे समानता में 2 प्रकार से बांटा है। एक तो होता है आनुवंशिक आरएनए, कौन सा होता है, आनुवंशिक आरएनए, जिनको बोला जाता है जेनेटिक आरएनए। जो मैंने बताया था जो जीवाणुभोजी जो होते हैं उनके अंदर, जैसे कुछ में होते हैं अनेक जीवाणुभोजी, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो किसमें होता है, तो ये किसकी बात है, ये कुछ वायरस की बात है, ठीक है। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं अआनुवंशिक आरएनए, जिसको बोला जाएगा नॉन जेनेटिक आरएनए। क्या होगा, नॉन जेनेटिक आरएनए होता है, ठीक है। तो 2 प्रकार के आरएनए हैं कार्य के आधार पर। पहला है आनुवंशिक आरएनए। आनुवंशिक जो कैसा करेगा, उसके अंदर जो है वो किसका कार्य करेगा, आनुवंशिकता का, यानी जिसके अंदर वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अधिकांश पादप विषाणुओं में, कुछ जंतु विषाणुओं में और अनेक जीवाणु भोजी में, बैक्टीरिया फेज में डीएनए नहीं होता, उसकी जगह आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है। आरएनए देखो क्या करेगा, फिर आरएनए नहीं है इसका, लेकिन डीएनए की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि आरएनए सबसे पहले जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो क्या करता है, वो आरएनए सबसे पहले क्या करेगा, डीएनए का निर्माण करता है, ठीक है। देखो अपन ने क्या देखा था कि डीएनए हमेशा आरएनए का निर्माण करता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर आरएनए जो है वो डीएनए का निर्माण करते हैं तो इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला जाता है इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। आरएनए एक रज्जुक वाला होता है, फिर 2 रज्जुक वाला होता है। इस प्रकार से आरएनए को आनुवंशिक आरएनए कहते हैं, ठीक है। पहले एक रज्जुक, फिर क्या हो जाता है, ये 2 रज्जुक वाला हो जाता है। द्विरज्जुक आरएनए में नाइट्रोजनी सार डीएनए के समान ही जोड़ों में पाए जाते हैं।
विभिन्न वायरसों में आनुवंशिक आरएनए, जैसे देखो पादप वायरस में अगर देखा जाए तो टीएमवी वायरस है, टोबैको मोजेक वायरस, जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक कुंडलित है, एक रज्जु के, ठीक है। उसके बाद में घाव और अबूर, जैसे वुंड ट्यूमर के अंदर अगर वायरस जो है वो कौन सा है, डी रज्जु के, डीएस का मतलब डबल स्ट्रैंड है, ठीक है। जंतु वायरस को देखा जाए तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। पोलियो माइलिटिस जो है, पोलियो जो होता है वो भी कैसा, सिंगल स्ट्रैंड है। रियो वायरस जो है वो कैसा है, वो होता है डबल स्ट्रैंड, ये कैसा होता है, ये द्विरज्जुक होता है। जीवाणुभोजी जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं उनको बोला जाता है जीवाणुभोजी, वो कैसा होता है, जैसे MS2 है, F2 है, F17 है, तो इन सब में कैसा मिलता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिलता है। तो यहाँ पे ये किसमें पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। अब है आनुवंशिक धारक, आनुवंशिक जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी हैं उनके अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाता है। आनुवंशिक आरएनए, ठीक है, उन सभी जीवों में जिसमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है उनमें अलग अलग प्रकार के आरएनए मिलते हैं, जिनको आनुवंशिक आरएनए कहा जाता है, नॉन जेनेटिक आरएनए कहा जाता है। इनका संश्लेषण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे होता है, डीएनए टेम्पलेट या साजिश से होता है, डीएनए टेम्पलेट से होता है, ठीक है। ये सदैव एक रज्जु की होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड वाले होते हैं, ठीक है। आनुवंशिकी आरएनए का मुख्य कार्य कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, वो आरएनए का कार्य होता है। कार्य के आधार पे आनुवंशिक आरएनए को अपन तीन भागों के अंदर बांटते हैं। एक तो होता है संदेशवाहक आरएनए, ठीक है, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, और एक होता है टी आरएनए जिसको बोला जाता है ट्रांसफर, ठीक है, या वाहक आरएनए भी बोला जाता है, ठीक है। यानी वो जो होता है वो क्या होता है, जो टी आरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है, वो क्या करता है, वो उनको जो अमीनो एसिड है उनको लेके आता है और एमआरएनए पे जोड़ने का कार्य करता है। पहला है संदेशवाहक आरएनए, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एमआरएनए। एम का मतलब क्या है, मैसेंजर आरएनए, यानी ये डीएनए द्वारा दिया गया एक मैसेज है, ठीक है। यानी डीएनए अपनी बॉडी के अंदर कौन सा प्रोटीन बनाना है उसको एक मैसेज के रूप में बाहर छोड़ता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है एमआरएनए। और एमआरएनए के अकॉर्डिंग जो कोड होंगे, एमआरएनए के ऊपर जो डीएनए ने उसको कोड दिए हैं उसके अनुरूप ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, उसके अनुरूप ही क्या होते हैं, एमिनो एसिड जुड़ते हैं, और एमिनो एसिड जुड़ने से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इसलिए इसको एक मैसेज है जो डीएनए के द्वारा दिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एमआरएनए बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सूचनाओं को लेके जाता है दूध है, तो दूध आरएनए भी बोला जाता है इसको, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में अपने शब्द पढ़ा था दूध आरएनए, मैसेंजर आरएनए को, ठीक है। अस्थायी आरएनए है, ठीक है, अनस्टेबल है, ठीक है, टेम्पलेट आरएनए या पूरक आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, डीएनए का ये पूरक आरएनए भी होता है, ठीक है। संक्षिप्त रूप से इसको एमआरएनए कहा जाता है। सर्वप्रथम इसकी खोज हक्सले ने 1965 के द्वारा जीवाणु और वायरस में की गई थी। गुणसूत्रों में डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण की के लिए कोशिका द्रव में आनुवंशिक सूचना का संप्रेषण करता है, ठीक है। वही आनुवंशिक सूचना का मतलब ये कि जो डीएनए ने लिया है उसको ये क्या करेगा, कोशिका द्रव में लेके जाके और उसके अनुरूप ही क्या बनाता है, जो डीएनए ने बोला है उसके अनुरूप क्या करेगा, ये प्रोटीन बनाता है। इसलिए जैकब और मोनार्ड ने इसे दूत या संदेशवाहक आरएनए कहा, ठीक है। तो संदेशवाहक किसने कहा था, जैकब और मोनार्ड ने। इसकी मात्रा कोशिका में आरएनए की 5 से 10 ठीक है प्रतिशत होती है, भाग में होती है, जो 3 आरएनए प्रकार में सबसे कम है। तीनों आरएनए में सबसे कम कौन सा है, एमआरएनए, क्योंकि जरूरत होती है तब बनता है, ठीक है। इसका जीवन काल छोटा होता है, इसका जीवन काल कैसा होता है, छोटा होता है। तो ये होता है एमआरएनए, जो मैन है, जो क्या करेगा आपको, जो प्रोटीन संश्लेषण में ये कोड होते हैं वो इसके ऊपर ही रहते हैं।
नेक्स्ट है दूसरा जो है वो उसका नाम है राइबोसोमल आरएनए, जिसको बोला जाता है आरआरएनए। कुललैंड के अनुसार राइबोसोम में पाए जाने वाले आरएनए को आरआरएनए कहा जाता है। ये कहां पे पाए जाते हैं? राइबोसोम में पाए जाते हैं, इसलिए इसको आरआरएनए कहा जाता है। राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। इसकी मात्रा आर आरएनए की में सर्वाधिक 80% होती है। आरएनए में देखो तो सबसे पहले ज्यादा जो होती है वो किसकी होती है? इसकी आरआरएनए की होती है। राइबोसोमल आरएनए एक अघुलनशील आरएनए भी होता है। राइबोसोम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि एक राइबोसोम में 50 से 65% हिस्सा आरआरएनए का होता है और शेष जो होता है वो अन्य प्रोटीन इसके अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर? राइबोसोम के अंदर। ये सर्वाधिक स्थायी एवं दीर्घजीवी आरएनए होता है। ये सबसे स्थायी होता है और कैसा होता है? दीर्घजीवी, यानी इसका लाइफ स्पेन भी ज्यादा होता है। इस प्रकार राइबोसोम को न्यूक्लियोप्रोटीन अणु संरचना के रूप में परिलक्षित किया जाता है। एमआरएनए की तुलना में आरआरएनए में सार भिन्न होते हैं। आरआरएनए में सार कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। इसमें ग्वानिन साइटोसिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसके अंदर? आरआरएनए में। और ये प्रोटीन संश्लेषण के स्थल का कार्य करते हैं, यानी स्थल जहां पे प्लेस जो होता है वो देने का कार्य जो होता है वो ये करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस में ये जो है वो क्या करता है? हेल्प कर रहा है। इसका निर्माण कहां पे होता है? केंद्रक में होता है। कहां पे होता है? केंद्रक में होता है। ठीक है। और किसका निर्माण कौन करता है? केंद्रिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? केंद्रिका द्वारा। नेक्स्ट है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। स्थानांतरण आरएनए, ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया, यानी किसका स्थानांतरण करेगा? ये करेगा एमिनो एसिड का। किसका करेगा? एमिनो अम्ल का। इस प्रकार के आरएनए का निर्माण केंद्रक के भीतर डीएनए के अनुलेखन के समय, ठीक है, अनुलेखन के समय, अनुलेखन मैंने ट्रांसक्रिप्शन द्वारा होता है। ठीक है। फिर ये केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव में आ जाते हैं। निर्माण का हुआ केंद्रक के अंदर, बाहर आ गए, क्योंकि बाहर प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन बनने के लिए जो जो एमिनो एसिड एक्टिव होंगे उनको ये ले आने का कार्य जो होगा वो कौन करेगा? वो टीआरएनए करेगा। टीआरएनए कोशिका द्रव में उपस्थित एमिनो अम्ल के अणुओं को पकड़कर राइबोसोम तक ले जाते हैं और राइबोसोम पे स्थित कौन सा? एमआरएनए। तो जैसे सपोज मान लो ये एमआरएनए है, ठीक है, इधर ये कोड है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जैसे ये एमिनो एसिड को लेके आया, इसको बोला जाता है ये टीआरएनए। ठीक है। और इसके ऊपर जो होंगे वो भी कोड होंगे। तो ए का अपोजिट कोड क्या होगा? यू होगा। यू का अपोजिट कोड क्या होगा? ए होगा। इधर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। तो ये कोड के हिसाब से एमिनो एसिड को लेके आता है कि पहले वाला कोड ए यू जी है, तो इसका अपोजिट कोड यू ए और सी होगा। यू ए सी होगा। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। वैसे आगे ट्रांसक्रिप्शन आएगा। सपोज मान लो ए यू और जी ये एमआरएनए है। ठीक है। इसके ऊपर जो है वो टीआरएनए क्या करता है? एमिनो एसिड को लेके आएगा। तो एमिनो एसिड में यहाँ पे ए का अपोजिट यू का अपोजिट ए और इसका अपोजिट सी। ठीक है। तो ये जो होगे वो टीआरएनए पे होगा और ऊपर कौन होगा? इसके ऊपर एमिनो एसिड यहाँ पे बैठा हुआ रहेगा। ये टीआरएनए ये इसको लेके आएगा। ठीक है। और लाके यहाँ पे जोड़ देगा। फिर इसी तरह से दूसरा आएगा वो यहाँ पे जुड़ेगा। फिर और तीसरा आएगा वो यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है। फिर ये एमिनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे। फिर ये वापस काम हो गया, जैसे एमिनो एसिड इसके साथ में जुड़ गया, इसका काम हो गया, ये यहाँ से खिसक जाएगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से एमिनो एसिड को लाने का कार्य करेगा। ठीक है। तो वो भी किस पे? एमआरएनए पे। तो एमआरएनए पे निश्चित स्थानों पे कोड के हिसाब से जुड़ता है। ये कौन सा जुड़ता है? कोड के हिसाब से जुड़ता है। एमिनो अम्ल के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्धारण क्रम में फिट करते हैं। ये इसका कार्य को पूर्ण होने पर टीआरएनए पुनः कोशिका द्रव में क्या हो जाते हैं? लौट जाते हैं। जैसे यह काम हो गया, वापस ये चले जाएंगे कोशिका द्रव में। इसी प्रकार ये कार्य बार बार करते रहते हैं। वापस किसी और एमिनो एसिड को ये ढूंढते रहेंगे जो इसके अनुरूप है, उसको वापस लाएंगे, वापस कोड को देखेंगे, उसके यहाँ पे
जोड़ हो जाएंगे। जैसे ऊपर वाला अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ में ज्वाइन हो गया, वापस उसका काम हो गया, वापस चले गए, वापस कोशिका द्रव्य में घूमते रहेंगे। इसी प्रकार टीआरएनए का उपयोग उपयोग उपयोजक आरएनए, क्योंकि देखो उपयोजक आरएनए एडेप्टर की तरह होते हैं, क्योंकि ये अमीनो एसिड को जोड़ते हैं और वहां से किसको जोड़ते हैं, ये जो है एमआरएनए के ऊपर ये जुड़ते हैं, तो ये एडेप्टर का कार्य करते हैं। एमिनो अम्ल का स्थानांतरण करने का कारण इसको स्थानांतरण आरएनए कहा जाता है, टीआरएनए भी कहा जाता है। कोशिका द्रव्य में कुल आरएनए में से 16 से 18% भाग स्थानांतरण आरएनए का होता है। टीआरएनए जल में घुलनशील होते हैं, इस कारण इन्हें विलेय या घुलनशील आरएनए भी कहा जाता है। ठीक है, सॉल्यूबल एस आरएनए। कोशिका द्रव्य में 20 प्रकार के अमीनो एसिड के लिए 60 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। कितने? 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, जिनको जो है वो 60 प्रकार के क्या मिलेंगे, इसमें टीआरएनए अपने को मिलते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड जो है वो 20 प्रकार के हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन 20 प्रकार के ही अमीनो एसिड अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड से ही क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, किससे? इन 20 प्रकार के अमीनो एसिड से। अब अगर देखें आणविक जीव विज्ञान, रॉबर्ट हॉल ने ईस्ट के कोशिकाओं से टीआरएनए का विश्लेषण कर एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे क्लोवर लीफ मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो ये है टीआरएनए। यहाँ पे अमीनो एसिड की साइट होती है, यहाँ पे कौन जुड़ता है? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल जुड़ते हैं। ठीक है, और नीचे जो होगा ये टीआरएनए के कोड होते हैं, ये 3 कोड है। ठीक है, जिनको बोला जाता है एंटी कोडन। क्या बोला जाता है? एंटी कोडन बोला जाता है। वो यहाँ पे कौन किसको जुड़ते हैं? टीआर। ये वेरिएबल लूप्स होता है, ये टी लूप्स होता है। ठीक है, ये डी लूप होता है। ठीक है, ये एक्सेप्टर स्टेम है, मतलब यहाँ पे जो होगा वो एमिनो एसिड जुड़ेगा और ये चल के कहा जाएगा एमआरएनए के ऊपर जाएगा और वहां पे जाके ये क्या करेगा? जुड़ेगा। अणु की आकृति मेथी की पत्ती के समान होती है। ठीक है, इस मॉडल के अनुसार टीआरएनए क्या 4 भुजाओं में 2 विरोधी दिशाओं में स्थित होती है। एक तो होती है ग्राही भुजा जो सबसे ऊपर है, नीचे होती है दूसरी जो होती है वो एंटीकोडन जो नीचे की तरफ होती है, ये भुजा। ठीक है, एक होती है टीसी भुजा। ठीक है, ये टी सी भुजा। ठीक है, और एक होती है डाई इट्रोयूरिडिन भुजा या हाइड्रोयूरिडिन भुजा, जिसको DHU कहा जाता है। ठीक है, तो वो जो है वो ये वाली है, डी वाली भुजा, DHU वाली भुजा। तो ये होती है क्लोवर लीफ जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये क्या करती है? एमिनो एसिड को लाके कहा जोड़ती है? एमआरएनए पे जोड़ती है। अब जीन, सर्वप्रथम जॉनसन ने जीन शब्द का नाम दिया था। इसके अनुसार किसी भी लक्षण के विशेष की आनुवंशिकी को निर्धारित करने वाली इकाई जीन कहलाती है। वही डीएनए का खंड है जो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, और एक खंड की जो है लक्षण को प्रकट करता है किसी का, तो इसी को क्या बोलते हैं? जीन। जीन एक सजीव कोशिकाओं में जीवन चक्र में प्रत्येक क्रिया को नियंत्रित या निर्देशित करने वाली आनुवंशिक सूचनात्मक इकाई होती है, जो क्या करती है? सभी लक्षणों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। अर्थात ये कोशिका विभाजन के समय एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में, ठीक है, एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना को संप्रेषित करती है कि भाई ये जीन ये काम करेगी तो संतानों में भी यही काम करेगी, उनकी संतानों में भी यही काम करेगी। जीन की संरचना अगर देखें तो ये बताई थी सिम्बोर बेंजर के अनुसार। पहला जो होता है एक जीन होती है जिनको बोला जाता है सिस्टोन। ये डीएनए की सबसे बड़ा खंड होता है जिसपे क्रियात्मक इकाई के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, अनेक का उत्परिवर्तन स्थल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, से मिलकर बनता है ये सिस्टोन। एक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें घटक युग्म विकल्पी, ठीक है, सिस और ट्रांस प्रक्रिया, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, अनेक सिस्टोन मिलकर एक जीन का निर्माण करते हैं।
जैसे एस्केरेसिया कोलाई के अंदर ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस एंजाइम बनाने के लिए बनाने वाली जीन 2 सिस्टोन द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, सिस्टोन का कार्यशैली के अनुरूप कॉम्प्लेन भी कहते हैं, जो अनुपूरकता का सूक्ष्म इकाई होती है। किसकी अनुपूरकता की क्या होती है? वो सूक्ष्म इकाई होती है सिस्टोन। ठीक है, जो क्रियात्मक खंड होता है। ठीक है, वो मिलके ही क्या बनाते हैं? वो जीन बनाते हैं। ठीक है, तो एक के लिए 2 हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा होता है रेकॉन। ये जीन संरचना पुनर्योजना में सूक्ष्मतम इकाई होती है। इसकी न्यूनतम अभिव्यक्ति के रूप में डीएनए के अणु में संयोजित न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी से लिया जाता है कि भाई दूरी कितनी है, उसमें 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी को। ठीक है, सबसे छोटी रेकॉन संरचना में 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी को लिया जाता है। एक रेखीय विन्यास में व्यवस्थित होकर जीन को संगठित करती है ये। दूसरी तीसरी होती है जिसको बोला जाता है म्यूटॉन। ये संरचनात्मक उत्परिवर्तन सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तदनुसार डीएनए का वह न्यूनतम या सबसे छोटा खंड जिसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है उसको म्यूटॉन कहा जाता है। इसलिए नाम भी इसका म्यूटॉन है। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन को म्यूटेशन कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड के एक जोड़े में होने वाले परिवर्तन न्यूनतम अभिव्यक्ति को परिलक्षित करते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड में एक में ही जोड़े में परिवर्तन हुआ तो वो क्या करेंगे? न्यूनतम अभिव्यक्ति देंगे। एक होता है रेप्लिकॉन। ये डीएनए की प्रतिकृतन रेप्लिकेशंस में आ रहा है, तो सबसे छोटी इकाई होती है। ये अनेक रेप्लिकॉन शीट तो मिलके क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। रेप्लिकॉन संभवतः एक क्रोमोसोम का भाग है या डीएनए के अणु के रूप में इसको वो ले सकते हैं। उसके बाद में कॉम्प्लोन। ये संरचना सिस्टोन के स्थान पे प्रयुक्त होती है। अभी बताया अनुपूरक होती है। तो या कुछ एंजाइम सक्रिय रूप से 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला द्वारा बने हुए होते हैं। वो एक दूसरे के कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अनुपूरक होते हैं। इन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में किसी भी प्रकार की न्यूनता की आपूर्ति या परिवर्तन या अनुपूरक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या कॉम्प्लेन द्वारा संपादित होती है। ऑपेरॉन, ये एक विशिष्ट क्रियात्मक इकाई होती है। ऑपेरॉन वाला फिजियोलॉजिकल यूनिट जो संरचनात्मक जीन होती है और ऑपरेटर या परिचालक जीन, ठीक है, ऑपरेटर जीन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से परिलक्षित होती है। ये इकाइयां डीएनए द्वारा संप्रेषित आनुवंशिक सूचनाओं को प्रभाव में बदलने का काम करती है कि भाई एमआरएनए कहां पे बनेगा, कैसा बनेगा, वो सारा ऑपेरॉन करते हैं। ठीक है, तो ये वाली जीनें जो होती है वो डीएनए पे पाई जाती है। अब है आनुवंशिक कूट। कूट का मतलब है कि भाई जो एमआरएनए बना है अपने में 20 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? जो एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, तो एमिनो एसिड को कोड करने के लिए भी कौन सा एमिनो एसिड कब आएगा? जैसे अपन ने देखा था जो सिकल सेल एनीमिया था उसके अंदर क्या हुआ था कि जो ग्लूटामिन था उसकी जगह कौन आ गया था? वेलिन आ गया था। और वेलिन आने से देखो एक का कोड चेंज होने की वजह से, यानी एक एमिनो एसिड चेंज होने की वजह से आरबीसी का शेप जो था वो सिकल जैसा हो गया, केवल एक के चेंज होने की वजह से। तो इसका मतलब क्या होगा कि कूट है वहां पे, कूट यानी कोड चेंज हो गया, इसलिए वो क्या हुआ? वो ग्लूटामिन को ना लाने की वजह से किसको लेके आ गया? वो किसको लेके आ गया? वेलिन को लेके आ गया। तो प्रोटीन निर्माण हेतु डीएनए में पाए जाने वाले सारकों के विशिष्ट क्रम में निहित होते हैं, जिनको आनुवंशिक कूट कहते हैं। डीएनए की सूचना ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा एमआरएनए में उपस्थित सारकों के विशिष्ट अनुक्रम को ग्रहण कर ली जाती है। और ये सूचना कौन ग्रहण कर लेता है? एमआरएनए ग्रहण कर लेता है। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है? कोडोन बोला जाता है। यह अनुरूप अनुक्रम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में उपस्थित एमिनो अम्ल के क्रम को निर्धारित करता है और ट्रांसलेशन करता है। ऐसा इसके अनुसार ही क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है कि कौन सा एमिनो एसिड आएगा। ठीक है, पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, चौथा कौन सा आएगा। इस तरह से चेन जो है वो चलती रहेगी, जिसके अंदर एमिनो एसिड कौन से आते रहेंगे, जिनका क्रम उस कोड के हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण करते हैं। टीआरएनए में उपस्थित 3 सारकों के समूह जो एमआरएनए में उपस्थित कोडोन का पूरक होते हैं उनको एंटी कोडोन कहते हैं। देखो टीआरएनए के आपको नीचे जो बताए थे वो 3 जो होते हैं, जैसे ए यू जी बताया था नीचे, तो ऊपर बताया था आपको यू ए जी बताया, यू ए सी बताया था। ठीक है, तो यू ए सी जो है वो क्या एंटी कोडोन है, वो किस पे मिलता है? वो मिलता है कहाँ पे? टीआरएनए पे मिलता है। और टीआरएनए जो है उस एंटी कोडोन को देख के, कोडोन का एंटी कोडोन, ठीक है, तो कोडोन के एमआरएनए पे होंगे कोडोन, ठीक है,
और उसपे है एंटीकोडन ताकि वो उसपे फिट आ जाए, इसलिए इसको बोला जाता है एडेप्टर टीआरएनए को। ठीक है, और ऊपर कौन आएगा इसके अंदर, वो आएगा एमआरएनए सॉरी एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड यहाँ पे जुड़ेंगे। आनुवंशिक कूट की खोज निगर, निरनबर्ग, मेथाई और एमडब्ल्यू, ठीक है, ने प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया कि 3 नाइट्रोजन सारों के क्रम में एक एमिनो अम्ल का निर्धारण होता है। कितने, 3 एमिनो जो है वो सारक होते हैं। ठीक है, जिसको त्रिक कोड या ट्रिपल कोड कहा जाता है। हरगोबिंद खुराना ने रॉबर्ट हॉल के अनुसार आनुवंशिक कोड का कार्य करते हुए सन 1968 में नोबेल प्राइज इनको मिला था। किसको, हरगोबिंद खुराना को। कूट के प्रकार, एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड के 4 प्रकार होते हैं, AGUC, ये 4 कोड अपने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर एक कोड की बात करूं, सिंगल कोड लेते हैं तो देखो 4 है, और 4 कोड में कौन से AUC और G है। इन कोड में से अगर चारों को अपन एक एक बार लेते हैं तो अपने पास में 4 कोड बनते हैं। ठीक है, एक एक लेते हैं तो ठीक है, 1 2 3 4। अगर मैं चारों को 2 बार लूं तो कितने कोड बनते हैं अपने पास में, 16 कोड बनते हैं। कितने बनते हैं, 16 कोड। जो इनका क्या होगा, ए का यू के साथ में, यू ए का सी के साथ में, ए का जी के साथ में। लेकिन अगर मैं, तो अपने पास में कितने बनते हैं, 16। अपने पास में एमिनो अम्ल जो है, एमिनो अम्ल जो है वो कितने हैं, 20 है। अब 20 को कोड करने के लिए 16 जो है वो अपर्याप्त है, सफिशियंट नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, 3 कोड चलता है, जिसके अंदर क्या होगा, 4 में 3 कोड करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कितने हो जाएंगे अपने पास में, 64 कोड हो जाएंगे। कितने हो जाते हैं, अच्छा 64 कोड जो है वो पर्याप्त है किसी को 20 एमिनो एसिड को कोडन करने के लिए। इसलिए जो कोडन चलता है वो किसमें चलता है, जो होता है वो ट्रिपल कोड में चलता है, त्रिक कोड में चलता है। त्रिक कोड होते हैं यानी ट्रिपल कोड होते हैं। ठीक है, इसलिए कौन से कोड होते हैं, यहाँ पे ट्रिपल कोड मिलेंगे अपने को। इन अक्षरों के क्रम के आधार पर प्रोटीन एमिनो अम्ल के क्रम होता है। इन अक्षरों का विशिष्ट संयोजन कोडोन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोडोन कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये है कोडोन। ठीक है, अब देखो 4 कैसे बना, 3 कैसे बना, एक यहां से लिया, एक यहां से लिया, एक यहां से लिया। ये 4 यहाँ पे UCAG, यू देखो यू 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 सी सॉरी यू यू और दूसरा ले लिया सी, यू यू और तीसरा ले लिया ए, यू यू। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल अपने पास में क्या है, जो है कितने कोड है, वो अपने पास में 64 कोड है। अच्छा 20 एमिनो एसिड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ठीक है, अच्छा ये 20 एलिनिन है जहाँ पे ALG लिखा हुआ होगा। ठीक है, एर्जिनिन है जहाँ पे ARG लिखा हुआ होगा। ये 20 प्रकार के एमिनो जो है एमिनो एसिड होते हैं, जो अपनी बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अच्छा ये 20 एमिनो एसिड जो होंगे वो mRNA पे जो कोड होंगे उस हिसाब से ये करेंगे। ठीक है, अच्छा सपोज मान लो mRNA के ऊपर सबसे पहला कोड मैं मान लेता हूं AUG है, जिसको स्टार्टिंग कोड बोला जाता है। ठीक है, AUG। तो AUG अब किसको लेके आएगा तो वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला ए वाला देखो, तो ए वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ए यू तो ये आ गया, और जी में है तो लास्ट वाला अपन ने यहाँ पे ये वाला जी आएगा। तो ये बन गया अपने पास में। तो कौन सा है, AUG है वो किसको करता है, मैट। ठीक है, अब मैट देखो, ठीक है किसको करता है, मिथियोनिन को। तो यहाँ पे सबसे पहले AUG पे जो आएगा वो tRNA, ये आ गया tRNA, ये tRNA। ठीक है, tRNA पे यहाँ पे जो कोड होंगे 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे जो कोड होंगे वो कौन सा होगा, U, यहाँ पे कौन सा होगा A, और इधर क्या होगा C। इसको बोला जाता है एंटी कोडोन, एंटी कोडोन बोला जाता है। और ये क्या है, कोडोन। इस कोड को देख के tRNA अब किसको लेके आएगा, मिथियोनिन को लेके आएगा। ये मिथियोनिन लाया। ठीक है, तो tRNA किसको, इस कोड को, ये जो mRNA के ऊपर ये क्या है, mRNA है, mRNA। इसको देख के tRNA जो होगा वो यहाँ लेके आएगा, यहाँ पे थोड़ी देर जुड़ेगा। फिर दूसरा और कोड होगा
जैसे यहाँ पे दूसरा कोड जो मान लेते हैं अपन, मान लेते हैं CUC है, क्या है, तो किसको लेके आएगा, CUC, ठीक है, ये किसको ले जाएगा, ल्यूसिन को लेके आएगा, ठीक है, तो ल्यूसिन यहाँ आके जुड़ेगा, तो यहाँ पे LU, ये ल्यूसिन जुड़ गया, ठीक है, और फिर और कोई है तो जैसे हिस्टामिन जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये जुड़ता रहेगा, इसका काम हो गया, ये आपस में जुड़ गए, ठीक है, तो इसका काम हो गया, ये वापस रिमूव हो जाता है, ये वापस क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो AUG जिसको बोला जाता है स्टार्टिंग कोड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्टार्टिंग कोड बोला जाता है। अच्छा, लेकिन अब ये कब तक एमिनो एसिड जुड़ते ही जाएंगे, जुड़ते ही जाएंगे, क्योंकि एमिनो एसिड पे mRNA पे तो बहुत लंबा है, तो उसमें बहुत सारे कोड होंगे, ठीक है। अब ये कोड जो है कब तक चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं जाके स्टॉप होंगे, स्टॉप होना पड़ेगा। तो स्टॉप होने के लिए यहाँ पे 3 तरह के जो कोड होते हैं जिनको बोला जाता है नॉनसेंस कोड, स्टॉपिंग कोड, ठीक है, जो होते हैं UAA, UAG और UGA, ये 3 तरह के कोड है जिनको स्टॉपेड कोड बोलते हैं। ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, तो जहां पे ये आएगा वहां पे कोई एमिनो एसिड नहीं आएगा, ठीक है, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, जो है प्रोटीन बनना स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो कोड है, ये 3-3 में चलते हैं, 3-3 में, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रिपल कोड बोला जाता है, ठीक है। अब इन कोड की क्या खासियत होती है वो देखते हैं। आनुवंशिक कूट की, तो आनुवंशिक कूट कैसे होता है, त्रिक होते हैं, ट्रिपल में चलते हैं। आनुवंशिक कूट में असंदिग्धता में होता है, यानी कोशिका में आनुवंशिक कूट की उपस्थिति असंगित होती है, क्योंकि ये विशिष्ट कोडोन सदैव एक ही एमिनो एसिड को कोड करेंगे। एक कोड हमेशा एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा, एक से ज्यादा को कोड नहीं कर सकता। AUG है तो वो केवल मेथियोनिन को करेगा, वो हिस्टामिन या दूसरे एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकता, ये फिक्स है। दूसरा होता है अनअतिव्यापी कूट, ठीक है, ये कभी भी ओवरलैप नहीं करते, ओवरलैप का मतलब AUG है, ठीक है, फिर CUG है, तो अब ये 3 है, तो यहां से 3 यहां से स्टार्ट किए, फिर यहां से 3 ये स्टार्ट किए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यानी 3 है, 6 कोड है अपने पास में, तो वो 2 एमिनो एसिड को ही क्या करेंगे, कोड करेंगे, ठीक है, तो अतिव्यापन नहीं करते हैं। कॉमा रहित होता है, ठीक है, इसमें कॉमा वगैरह नहीं होती है। आनुवंशिक कूट में सर्वैधता, ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे यू है जो फेनिल एनिलिन का सारे यूनिवर्सल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया के अंदर यू कोड है, उसमें भी प्रोटीन बनेगा, तो बैक्टीरिया के अंदर यू किसको करता है, फेनिल एनिलिन को करता है, तो अपने अंदर भी यू किसको करेगा, यू है फेनिल एनिलिन को ही करेगा, चाहे जीवाणु हो, चूहा हो या मानव हो, ठीक है, उसमें कोड जो होंगे वो फिक्स होंगे। तो देखो कैसा ये है कि जिसके अंदर बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो बैक्टीरिया हो उसके अंदर भी यू है, ठीक है, तो वो फेनिलएनिलीन को ही कोडित करेगा, ठीक है, चाहे वो जीवाणु के अंदर हो, चाहे वो चूहे के अंदर हो, चाहे वो मानव के अंदर हो, चाहे वो किसी के अंदर भी हो। किंतु फर्क क्या पे आता है, माइटोकॉन्ड्रिया और सीलिया युक्त जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें ये अपवाद होता है, ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। आनुवंशिक कूट अपास होते हैं, यानी केवल 2 ही एमिनो अम्ल ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन ऐसे हैं जिनके लिए एक ही कोडन है, क्या है, ट्रिप्टोफैन, और तो ट्रिप्टोफैन देखो इसके लिए क्या है, एक ही कोडन है, एक तो है मेथियोनिन ये वाला, ठीक है, और दूसरा जो है वो कौन सा है, ट्रिप्टोनिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, TRP, तो देखो TRP कहां पे है, TRP के लिए केवल एक ही कोड है, और UAG मेथियोनिन के लिए भी एक ही कोड है, लेकिन आप देखो जैसे ल्यूसिन है 1 2 3 4 4 कोड है, ठीक है, 5 6 कोड है, एक कोड फिक्स होता है, ठीक है, एक कोड हमेशा एक को ही लेके जाएगा, लेकिन एक एमिनो एसिड के कई सारे कोड हो सकते हैं, एक एमिनो एसिड के कई सारे कोड हो सकते हैं, एक एमिनो अम्ल के कई कोड हो सकते हैं, लेकिन एक कोड एक ही एमिनो अम्ल को, एसिड को कोडित करता है, को कोडित करता है।
अन्य सभी अमीनो अम्ल हेतु दो या दो से अधिक त्रिक कोड पाए जाते हैं या कोडोन होते हैं। इस प्रकार प्रणाली को अपाशित प्रणाली कहा जाता है। तो ऐसे आनुवंशिक अपाशित कूट को, ठीक है, आनुवंशिक कूट कहा जाता है। ये प्रणाली को हानिकारक उत्परिवर्तन की सुरक्षा प्रदान करता है। अब है आरंभन कोड एवं समापन कोड, ठीक है। तो 64 कोडोन में से एक सम आरंभ कोड होता है, जो कौन सा होता है, AUG होता है। कौन सा होता है, AUG, ठीक है। और आरंभ कोड जिसका होता है AUG, और एक जो होता है वो कौन सा होता है, तीन जो होता है समापन कोड होते हैं, जिसको जहां पे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो होते हैं UAA, UAG और UGA। ये तीन कोड है जिनको स्टॉपेज कोड, ठीक है, कहा जाता है। ये कोडोन क्रमशः पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को आरंभ करने में और समाप्त करने से संबंधित होते हैं। इस प्रकार जो है वो 61 कोडोन अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। तो देखो तीन, अब 64 में से अपन तीन हटा दे तो कितने बनते हैं, 61। तो 61 जो कोडोन है वो क्या करते हैं, अमीनो एसिड को कोडित करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आनुवंशिक का कोड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये थे अपने आज डीएनए रेप्लिकेशन, आनुवंशिक कोड, आरएनए के प्रकार, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।